सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 13 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में उड़ीसा के एक न्यूज चैनल ने किस नाम से एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूज एंकर को लॉन्च किया? तो आंसर होगा लीसा। तो उड़ीसा का एक न्यूज चैनल है ओटीवी न्यूज, जिसने अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूज एंकर को लॉन्च किया है और उसका नाम है लीसा। वैसे ये भारत की पहली एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूज एंकर तो नहीं है, क्योंकि इससे पहले भारत की पहली एआई न्यूज एंकर लॉन्च की जा चुकी है। किसके द्वारा? इंडिया टीवी के द्वारा, और उस न्यूज एंकर का नाम था सना। और अगर बात करें कि पूरी दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूज एंकर ये किस देश ने लॉन्च किया था? तो आंसर होगा चाइना ने। ये बात है 2018 की, और चाइना की एक न्यूज एजेंसी है जिसका नाम है शिन्हुआ, उसने लॉन्च किया था। और उस न्यूज एंकर यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूज एंकर का नाम था झेंग झाऊ। अच्छा, एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का गॉडफादर किसे कहा जाता है? मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूं, अभी मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताओ। बाकी आपको याद होगा, इसरो के द्वारा अंतरिक्ष मिशन गगनयान पर भेजे जाने वाले पहले अर्ध मानव हाफ ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम क्या है? तो आंसर होगा व्योमित्र। और किस आईआईटी ने सेप्टिक टैंक को साफ करने के लिए एक रोबोट बनाया था? तो आंसर होगा आईआईटी मद्रास ने, और उस रोबोट का नाम है होमोसेप। और बताओ किस एयरलाइन ने अभी दुनिया का पहला चेक इन असिस्टेंट रोबोट लॉन्च किया था? तो आंसर होगा अमीरात्स एयरलाइन ने, ये यूनाइटेड अरब अमीरात की है, और उस रोबोट का नाम है सारा। और देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक टेक्नोलॉजी पार्क यानी कि आर्ट पार्क ये कहाँ पे स्थापित किया गया? तो आंसर होगा बंगलुरु में। तो ये पॉइंट्स भी ध्यान रखना, बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए कि जुलाई 2023 में 50वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक का आयोजन ये कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा नई दिल्ली में। तो अभी 11 जुलाई 2023 को अभी जीएसटी काउंसिल की 50वीं बैठक का आयोजन किया गया। और आपको पता है जीएसटी काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? तो हमारे वित्त मंत्री के द्वारा, जो वर्तमान में है निर्मला सीतारमण। और अभी निर्मला सीतारमण जी ने बैठक में जीएसटी परिषद यात्रा की और 50 कदम नाम से एक शॉर्ट फिल्म को भी जारी किया। और याद रखना, इस बैठक में ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्स रेसिंग होती है, और जो कसिनो होते हैं उन पे 28% जीएसटी लगाया गया है, और कई मामलों में जीएसटी कम भी किया गया है। अच्छा, जीएसटी कर रहे हैं हम। जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये कब लागू हुआ था? 1 जुलाई 2017 को। और इससे संबंधित कुछ और प्रश्न मैं आपको बताऊं तो पहला प्रश्न, जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन सा चला, ये बताओ? तो आंसर होगा फ्रांस, 1954 में किया था उसने। और बताओ वे संविधान संशोधन कौन सा है जिसके तहत जीएसटी पारित किया गया भारत में? तो 122वां। तो याद रखना, जीएसटी अधिनियम भारतीय संसद में पेश होने वाला 122वां संविधान संशोधन बिल है, और पास होकर अधिनियम में परिवर्तित होने वाला 101वां संविधान संशोधन अधिनियम है। और अगर पूछें कि जीएसटी को भारत में पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो आंसर होगा असम। और सबसे आखिरी है जम्मू कश्मीर। अच्छा, भारत का जीएसटी किस देश के मॉडल पर आधारित है? तो आंसर होगा कनाडा। और भारत में जीएसटी कब लागू हुआ ये मैंने आपको बता ही दिया, 1 जुलाई 2017 को। अच्छा, भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव किसने दिया? विजय केलकर समिति ने। और अगर आपसे पूछे कि सर्वप्रथम जीएसटी बिल का प्रारूप तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आंसर होगा असीम दास गुप्ता। और जीएसटी की दरें कितने प्रकार की है? 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। अगर आपसे पूछे कि जीएसटी पंजीकरण संख्या में कितने अंक होते हैं? तो 15 अंक होते हैं। और जीएसटी को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। एसजीएसटी यानी कि स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सीजीएसटी यानी कि सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और आईजीएसटी यानी कि इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और एक करंट अफेयर्स का प्रश्न भी आपका बन जाएगा कि राष्ट्रीय सीमा संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पे किया गया था? गोवा के पणजी में हमारे वित्त मंत्री ने ही किया था, और उस संग्रहालय का नाम रखा था धरोहर। तो देखो, जीएसटी से संबंधित जितने भी आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न थे मैंने आपको यहाँ पे कवर कराए, इनको ध्यान रखना। और सेशन पसंद आ रहा है, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। अभी बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में किसे
उज्बेकिस्तान का राष्ट्रपति चुना गया? तो आंसर होगा शौकत मिर्जियोयेव। तो अभी तक उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति यही थे, शौकत मिर्जियोयेव, और अभी एक बार फिर से उन्हें उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में चुन लिया गया है। और उज्बेकिस्तान की कैपिटल ताशकंद है, करेंसी है उज्बेकिस्तानी सोम। ये एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। और जैसे अभी 2022 में भारत में पहली बार चेस ओलंपियाड हुआ था ना, उसको उज्बेकिस्तान ने जीता था। और अब 2026 वाले जो चेस ओलंपियाड होंगे वो उज्बेकिस्तान में होंगे। अच्छा, क्या शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य देश है या नहीं है उज्बेकिस्तान? ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में। अगर आप लिखते हो है, तो कौन सा सेंट्रल एशियन कंट्री है जो इसका मेंबर नहीं है? मैंने आपको बताया था, वो बताओ आप। बाकी देखो, नाइजीरिया के प्रेसिडेंट हैं बोला टिनुबू, साइप्रस के प्रेसिडेंट बने अभी निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स, और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस हैपकिंस हैं। ध्यान रखना, ये बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में दुनिया की पहली मानव रोबोट प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा जेनेवा। और जेनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। इसका गॉड फादर किसे कहा जाता है? तो आंसर होगा जेफरी हिंटन। ये नाम याद रखना। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ? अभी क्या होता है प्रेस कॉन्फ्रेंस में? जो न्यूज़ वाले होते हैं वो प्रश्न पूछते हैं। तो यहाँ पे भी उन्होंने रोबोट से अलग अलग मुद्दों पर प्रश्न पूछे और उन्होंने रोबोट्स ने सवालों के जवाब दिए। अच्छा, एक सोफिया नाम का रोबोट आपने काफ़ी बार सुना होगा। उसने तो यहाँ तक कह दिया कि हम दुनिया को बेहतर ढंग से चला सकते हैं, इंसानों से ज़्यादा बेहतर। और उसकी ये वाली बात सुनकर के मैंने अपने जीवन में जितनी भी रोबोट्स वाली हॉलीवुड मूवीज़ देखी है, बॉलीवुड नहीं हॉलीवुड मूवीज़ देखी, वो सारी याद आ गई एक एक करके, कि किस तरह से रोबोट्स दुनिया पर राज कर लेते हैं, इंसानों से अधिकार छीन लेते हैं, लड़ाई होती है, इंसानों को मार देते हैं। खैर, प्रश्न आपको समझ में आ गया ना कि दुनिया की पहली मानव रोबोट प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ पे हुआ? तो आंसर होगा जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। और इस कॉन्फ्रेंस का नाम था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर गुड। अच्छा, जेनेवा से भी आपको याद आएगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा में। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का कहाँ है? जेनेवा में। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का कहाँ है? जेनेवा में। अभी आपको याद होगा, गूगल ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट को लॉन्च किया था। किस नाम से? तो आंसर होगा बार्ड नाम से। और इसी तरह से रशिया ने लॉन्च किया था गीगा चैट को। और एक यूएस की कंपनी है ओपन एआई, एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसने चैट जीपीटी लॉन्च किया था। जीपीटी का फुल फॉर्म भी याद रखना, जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। और अभी जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म टोपाज को किसने लॉन्च किया था? इन्फोसिस ने। और किसने ग्रामीण भारत के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट जुगलबंदी को लॉन्च किया था? माइक्रोसॉफ्ट ने। और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के अनुसार सर्वाधिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस निवेश वाले देशों की सूची में भारत कौन से स्थान पर है? 5वें स्थान पे। टॉप पे अमेरिका था। तो ये पॉइंट्स भी आप ध्यान रखना जरूर। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में विश्व पेपर बैग दिवस कब मनाया? तो आंसर होगा 12 जुलाई को। तो प्लास्टिक के बजाय पेपर बैग का इस्तेमाल करने के महत्व को बढ़ावा देने के लिए हर साल वर्ल्ड पेपर बैग डे के रूप में मनाया जाता है। कब? 12 जुलाई को। वैसे अभी आपको याद है, हमने वर्ल्ड प्लास्टिक बैग फ्री डे भी मनाया था 3 जुलाई को। और इम्पॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, तो जुलाई के सारे इंपॉर्टेंट डेज को भी रिवाइज करते हैं हम। 1 जुलाई को कौन कौन से डे थे आपके? नेशनल डॉक्टर डे, चार्टर्ड अकाउंट्स डे, राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस, जीएसटी डे और अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस, जो कि जुलाई के पहले शनिवार को होता है। 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस, वर्ल्ड यूएफओ डे। 3 जुलाई को इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस। 6 जुलाई को वर्ल्ड जूनोसिस डे। 10 जुलाई को राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस। और 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। और 12 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस मनाया गया। तो ये इस ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में उबिनास ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, बताओ किस देश में है ये? तो आंसर होगा पेरू। पेरू जो कि एक साउथ अमेरिकी देश है। और अभी यहाँ के उबिनास नाम के ज्वालामुखी में खतरनाक विस्फोट हुआ है। मतलब विस्फोट इतना भयंकर था कि वहाँ के आसपास के इलाकों में 60 दिनों का आपातकाल यानी कि इमरजेंसी लगा दिया गया। तो ये जो देश है पेरू, ये रिंग ऑफ फायर पर स्थित है। और मैंने आपको कई बार बताया कि रिंग ऑफ फायर पर जितने भी देश स्थित हैं वहाँ पे ये वाली चीज़ें होती रहती है, ज्वालामुखी का फटना, सुनामी आना, भूकंप आना। आपको मैंने फोटो में भी दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हो, ये आपका रिंग ऑफ फायर है। इसके ऊपर जो जो देश होंगे वहाँ पे ये चीज़ें होती रहती है।
वैसे यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पेरू की, तो पेरू की कैपिटल लीमा होती है। आपको पता है पेरू और इसका जो पड़ोसी देश है बोलिविया, तो पेरू और बोलिविया की सीमा पर स्थित है एक झील जिसको कहते हैं टिटिकाका झील। और पेरू और चिली की सीमा पर स्थित है अटाकामा का मरुस्थल। ये विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है। अच्छा, वैसे तो यहाँ पे वॉल्केनो की यानी कि ज्वालामुखी की बात हुई है। अब यहाँ पे मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बताने वाला हूँ या रिवीजन करवाने वाला हूँ जो अक्सर एग्जाम में रिपीट होते हैं। ये वाले प्रश्न बिल्कुल ध्यान से सुनना और पहले कोशिश करना आप उत्तर दो, मैं आपको मौका दूंगा पूरा। पहला प्रश्न सुनो, विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय एक्टिव ज्वालामुखी कौन सा है? माउंट कोटोपेक्स, यह है इक्वेडोर में। वे कौन सा महाद्वीप है जहां पे एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। चलो बताओ, भूमध्य सागर मेडिटेरियन सी, इसका प्रकाश स्तंभ लाइट हाउस किसे कहते हैं? स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को। ये आपको मिलेगी इटली में। और किस द्वीप पर है? लिपारी द्वीप पर है। ये प्रश्न पूछा गया था एक बार, किस द्वीप पर है? लिपारी द्वीप पर है। तब से मैं आपको बताता हूँ। और एटना ज्वालामुखी, ये सिसिली द्वीप पर है। ये भी आपको इटली में मिलेगा और इटली में ही विशुवियस ज्वालामुखी भी है। वैसे भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप पर बैरन ज्वालामुखी है। ये आपको मिलेगा अंडमान निकोबार में। और किलायू ज्वालामुखी, ये अमेरिका के हवाई द्वीप पर स्थित है। और इंडोनेशिया में आपको क्राकातोआ ज्वालामुखी मिल जाएगा, माउंट मेरापे मिल जाएगा, सिनाबुंग मिल जाएगा, सेमेरू ज्वालामुखी मिल जाएगा। ये सब इंडोनेशिया में है। अच्छा, यूँ बताओ, ज्वालामुखी से सबसे ज़्यादा कौन सी गैस निकलती है? ये प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है। तो आंसर होगा जलवाष्प, वाटर वेपर। और यूँ बताओ, रिंग ऑफ फायर ये किस महासागर में स्थित है? तो आपने देखा फोटो में, प्रशांत महासागर में। अभी याद होगा आपको, कुछ समय पहले ही इंडोनेशिया के सेमेरू ज्वालामुखी में भी विस्फोट हुआ था और इसे द ग्रेट माउंटेन भी कहते हैं। और मोनालोआ ज्वालामुखी में भी विस्फोट हुआ था। ये हवाई द्वीप अमेरिका में है। अच्छा, यूँ बताओ, पृथ्वी का सुरक्षा वॉल्व किसे कहते हैं? इस प्रश्न का उत्तर दो। ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा गया था। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ। वैसे मैं आपको पहले बता भी चुका हूँ ये सब पॉइंट्स। अब बात यह है कि आपने कितनी बार रिवाइज किया या नहीं किया। चलो अभी हम बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में किसे जून महीने के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? तो आंसर होगा एशले गार्डनर को। तो ऑस्ट्रेलियाई महिला टीम की ऑलराउंडर एशले गार्डनर, जिनको अभी जून माह के लिए आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। जबकि पुरुषों में चुना गया है श्रीलंका के स्पिनर वानिंदु हसरंगा को। अच्छा, यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता दूं कि ये जो एशले गार्डनर है, ये 3 बार प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जीतने वाली पहली खिलाड़ी है। बाकी आईसीसी की बात है तो स्थापना होती है 1909 में। हेडक्वार्टर दुबई में है। सीईओ हैं जो फेलार्डिस और चेयरमैन है ग्रेग बार्कले। ध्यान रखना। ये बढ़ते आगे। फिर बताइए, हाल ही में कलर्स ऑफ डिवोशन नाम की बुक को किसने लिखा? तो आंसर होगा अनीता भरत शाह ने। तो अभी अनीता भरत शाह ने एक नई बुक लिखी है जिसका नाम है कलर्स ऑफ डिवोशन। तो ये जो बुक है, ये बुक उस कला को प्रेरित करने के लिए है जो वल्लभ संप्रदाय की धार्मिक प्रथाओं में उपयोग के लिए बनाई गई थी। और अभी आपको याद होगा, रूपा पाई ने एक बुक लिखी है द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रन। एस हुसैन जेदी ने रॉ हिटमैन नाम की बुक लिखी। और अशोक कुमार भट्टाचार्य इंडियन फाइनेंस मिनिस्ट्री फ्रॉम डिपेंडेंस टू इमरजेंसी 1947 टू 77 नाम से बुक लिखी थी। ध्यान रखना। ये भी बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में किसे एसबीआई कार्ड का सीईओ नियुक्त किया है? तो आंसर होगा अभिजीत मैकेनिज्म को। मैकेनिज्म बड़ा अजीब सरनेम है या नाम है, क्या है? तो आप तो याद रखना, अभिजीत मैकेनिज्म का नाम, जिनको अभी एसबीआई कार्ड का सीईओ नियुक्त किया गया है। एसबीआई कार्ड स्थापना होती है 1998 में और हेडक्वार्टर है गुरुग्राम हरियाणा में। बाकी रजत वर्मा अभी डीबीएस बैंक इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर बने। श्री कृष्ण हरिहर शर्मा कर्नाटक बैंक के एमडी सीईओ बने। और रजनीश, कर्नाटक की बात करें तो ये बैंक ऑफ इंडिया के एमडी सीईओ बने थे। कर्नाटक से ये मत सोचना ये कर्नाटक बैंक के हैं, नहीं, ये बैंक ऑफ इंडिया के हैं। ध्यान रखना। ये बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में थाईलैंड में एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आधिकारिक शुभंकर मैस्कॉट किसे चुना गया? तो आंसर होगा भगवान हनुमान जी। तो भारत में सबसे प्रतिष्ठित देवताओं में से एक भगवान हनुमान जी को एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप का शुभंकर चुना गया है, मैस्कॉट बनाया गया है। यह आयोजन महाद्वीपीय शासी निकाय की 50वीं वर्षगांठ पर आयोजित किया जा रहा है।
बताओ भगवान को ही इन्होंने शुभंकर बना दिया। और शुभंकर से संबंधित कुछ प्रश्न चलो मैं आपसे पूछ लेता हूँ, टेस्ट हो जाए आपका। वैसे तो अभी कुछ समय में आपका टेस्ट होने भी वाला है, काफ़ी मज़ा आएगा, देखेंगे किसके कितने प्रश्न सही होते हैं। ये तो करंट अफेयर्स के ही प्रश्न है। और कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं ना कि करंट अफेयर्स का मत लो, मत कराओ रिवीजन, करंट अफेयर्स का स्टैटिक करा दो, ये करा दो, वो करा दो। आप लोग खुद से एनालिसिस करना कि अभी ये जो मैं आपका टेस्ट ले रहा हूँ 2023 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का, उनमें कितने प्रश्न आपके सही रहते हैं। चलो पहले तो ये बताओ, अभी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो हुआ था तीसरा संस्करण उत्तर प्रदेश में, उसका शुभंकर क्या था? तो आंसर होगा जीतू। जीतू रिप्रेजेंट करता है बारासिंगा को। और जो यूथ गेम्स हुए थे अभी, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण हुआ था अभी मध्य प्रदेश में, उसका शुभंकर था आशा। और वैसे अभी 2023 में जो फीफा महिला विश्व कप होंगे न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में, उसका शुभंकर तजुनी है जो रिप्रेजेंट करता है पेंगुइन को। और जो फिडे चेस ओलंपियाड हुआ था 2022 में, पहली बार भारत में हुआ था चेन्नई में, उसका शुभंकर था थम्बी। और अभी 2022 में जो फीफा पुरुष विश्व कप हुए थे, वर्ल्ड कप 22वां संस्करण था, कतर में हुए थे ना, जिसको अर्जेंटीना ने जीता फ्रांस को हरा के, उसका शुभंकर क्या था? उसका शुभंकर था लाइब। अब हम फटाफट से मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। और पहले तरीका क्या है, पहले मैं आपका टेस्ट लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको आंसर बताता हूँ, फिर हम रिवाइज करते हैं। टेस्ट लेने से क्या होता है ना, आपको एक्चुअल में पता चल जाएगा कि मेरे को कौन सा क्वेश्चन नहीं बन रहा है। और जब मैं आंसर बताऊंगा तो फिर उस क्वेश्चन पे आप अच्छे से ध्यान दोगे, वरना मैं डायरेक्ट आंसर ही बता दूंगा, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, तो आपका माइंड उतना एक्टिव नहीं होगा। तो अब ज़्यादा बात नहीं करते हुए, ये रही इंग्लिश मीडियम वालों के लिए शीट और ये रही हिंदी मीडियम वालों के लिए शीट। आप पॉज कर लो, आराम से आंसर लगाओ। और अब मैं आपको आंसर बता देता हूँ। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स यानी कि प्रसन्नता सूचकांक, तो इसमें टॉप पे तो फिनलैंड है, भारत 36 नंबर पर है। एक ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 पूछा आपसे, तो इसमें भारत का 107वां स्थान है। अगला प्रश्न है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स यानी कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023, इसमें भारत 8वें स्थान पर है। और इसमें मैंने नोट में भी लिख दिया कि इस रैंकिंग में कोई भी देश पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पे नहीं आया, चौथे स्थान पे डेनमार्क है। फिर है वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक यानी कि ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स या फूड सेफ्टी इंडेक्स, तो आंसर होगा इसमें फिनलैंड टॉप पर है, भारत 68 नंबर पे है। अगला है वैश्विक मारक क्षमता सूचकांक यानी कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, टॉप पे अमेरिका है, भारत चौथे स्थान पर है। फिर है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक यानी कि इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2023 की बात कर रहे हैं, तो संयुक्त राज्य अमेरिका टॉप पर है और भारत इसमें 42 नंबर पे है। अगला प्रश्न है नवा वैश्विक आतंकवाद सूचकांक, इसमें सबसे खराब स्थिति अफगानिस्तान की है, भारत इसमें 13वें स्थान पर है। और अगला प्रश्न है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, इसका उत्तर तो सभी सही देना, इसको जारी करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, टॉप पे नॉर्वे है, भारत 161 नंबर पे है। तो आज के क्वेश्चंस कैसे लगे आपको और क्या स्कोर आपका रहा, कमेंट बॉक्स में टाइप करके ज़रूर बताइए मुझे कि सारे क्वेश्चन बन पा रहे हैं या कहीं अटक रहे हो, कहाँ अटक रहे हो। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और शेयर भी कर देना अपने मित्रों के साथ में। अभी मैं आपको कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करा देता हूँ। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि किस भारतीय को प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाएगा, तो आंसर होगा नरेंद्र मोदी। फिर बताइए अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस कब मनाया गया, तो आंसर होगा 12 जुलाई को। फिर बताइए वाजपेयी द एसेंट ऑफ द हिंदू राइट 1924 to 77 नाम की बुक को लिखा अभिषेक चौधरी ने। फिर आपसे पूछा अभी आईआईटी की पहली महिला निदेशक कौन बनी, तो आंसर होगा प्रीति अगलायम। फिर आपसे पूछा अभी किसने कनाडा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2023 में पुरुष एकल का खिताब जीता, तो आंसर होगा लक्ष्य सेन ने। और इसमें महिलाओं का एकल खिताब वुमेन सिंगल भी ध्यान रख लेना, वो जीता है जापान की अकाने यामागुची ने। कल मैं बताना भूल गया था, मैंने लक्ष्य सेन को बता करके पुराना रिवीजन करा दिया था ना, तो वुमेन सिंगल का अब मैंने बता दिया, ध्यान रखना। फिर पूछा राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस कब मनाते हैं, 10 जुलाई को। फिर आपसे पूछा अभी विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2023 में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा, दूसरे स्थान पे। फिर आपसे पूछा अभी किस पैरा शूटर ने वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स विश्व कप में स्वर्ण पदक जीतकर विश्व रिकॉर्ड बनाया, तो आंसर होगा रुद्रांश खंडेलवाल ने।
फिर आपसे पूछा अभी एशियाई एथलेटिक्स एसोसिएशन के द्वारा किस संगठन को एशिया में सर्वश्रेष्ठ सदस्य संघ घोषित किया गया, तो आंसर होगा एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। फिर आपसे पूछा अभी हाल ही में 34वें जीव विज्ञान ओलंपियाड में कौन सा देश पदक तालिका में टॉप पे है, तो आंसर होगा भारत। और एक बार फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अभी भी आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दें और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। अपना जो भी स्टडी ग्रुप है तो वहाँ तक तो आप शेयर कर ही सकते हैं, कर देना प्लीज़। बाकी इनकी क्विज़ बना करके अपलोड कर दी गई है आपकी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन में। एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहाँ से इंस्टॉल कर लीजिए और इसका फ़ायदा उठाइए। PDF पे आपको वहीं पे मिल जाएगी। होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो आपसे प्रश्न पूछा गया था कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने राज्य की नई राजधानी किसे बनाने की घोषणा की, तो आंसर होगा विशाखापत्तनम। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।